मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है राजा मुनीप एंड जहाक तनवीर। मैं दोनों के साथ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हूँ, क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, पर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इनके साथ करनी है और बहुत डायरेक्टली बात करूंगी। तो हाय राजा एंड हेलो नमस्कार मैम। जहाक। हाँ भाई। हाय, नमस्कार, कैसे हैं पायल जी? बस बढ़िया है। जगह पकड़ ही लिया मैंने आप दोनों को। अब मैं क्या बोलूं, मैंने क्या ग्रुप बनाया था, इसलिए अपनी उस पर यहाँ नहीं बोल सकती मैं। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ राजा जी, आप मुझे ये बताइए कि ये प्लान क्या है कश्मीरीज का। क्या किया कश्मीर के डॉक्टर ने, और ये पुलवामा से फिर आ गए ये लोग यहाँ पे। क्या प्लान है आप ये लोगों तो का? जो साउथ कश्मीर है ना, जो ये बेल्ट है पुलवामा शोपियान कुलगाम की, ये पहले से ही जमात के बड़े क्लोज रही है। ये ऑल्सो बड़ी रेडिकलाइज्ड बेल्ट है। यहाँ पर काफी टाइम से जो है, अगर आपको याद होगा, बुरहान वानी भी त्राल से था, जाकिर मूसा भी शुपियन से था, कुलगाम से था। राइट, जितने भी 2010 के बाद आपने टेररिस्ट कश्मीर में देखे हैं, नामी ग्रामी रियाज नाइक को हिजबुल मुजाहिदीन का, वो भी इसी बेल्ट से था। ये जो सारे थे एक्सेप्ट मनान वानी जो नॉर्थ कश्मीर से था, ये सारे साउथ कश्मीर से हैं। तो साउथ में जो इकोसिस्टम है वो अभी भी, आप मानो कि थोड़ा सा वो रेडिकलाइज वाला इकोसिस्टम है। और ये जो डॉक्टर्स हैं, देखो डॉक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे इनके लिए एक डिग्री है, बेसिकली ये रेडिकलाइज माइंड्स हैं। मैं इनको प्रोफेशन से अगर देखूं तो एक डॉक्टर को जान बचानी जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जान लेनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। बट ऑब्वियसली ये रेडिकलाइज ग्रुप था। और काफी टाइम से जैश ए मोहम्मद की जो वैली में हम देख रहे हैं, एक्टिविटीज देख रहे हैं, तो वहां पर जैश जो है वो थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी ये वार्निंग काफी बार दी है। तो ये उसी का नतीजा है। और ऑब्वियसली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप देखोगे पाकिस्तान और यूएस जब भी करीब आए हैं, हम्म, तो इंडिया पे जो टेरर अटैक प्रेशर्स हैं वो हमेशा बढ़े हैं। एक रीजन इसका वो भी है। तो उसको लेकर ये जो है, ये बहुत बड़ा प्लॉट था, ये कोई छोटा प्लॉट नहीं था, इट वाज अ बिग प्लॉट। They were looking at attacking at about 22 different places in the Delhi NCR। 22 माय जगह पर इनका प्लान था। तो एक कल स्लिप हो गया, एक मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी नेट से निकल गया। बाकी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको बड़े टैक्टफुली जो है हैंडल किया और इसको डिटर किया है, इस टेरर अटैक को। इट वाज अ वेरी बिग टेरर अटैक प्लान। राजा और जहाक, आपको पता होगा कि अहमदाबाद में जब ये 2002 के बाद एक ऐसा ही अटैक प्लान हुआ था और बहुत बुरा दहशत फैल गई थी हर जगह। इन्होंने खूब जगह, हर मार्केट में ना एक एक करके इन्होंने बॉम्ब करे थे, बॉम्बिंग करी थी। और उसके बाद जब बहुत वहां पे कंफ्यूजन हो गया, जैसे एवरीबडी रश टू द हॉस्पिटल, तो इन्होंने लास्ट में जब सारे घायल लोग, इंजर्ड लोग हॉस्पिटल पहुंचे, तो इन्होंने हॉस्पिटल में भी बॉम्ब रखे हुए थे। तो ये समथिंग लाइक दैट ओनली दे वर प्लानिंग। कुड बी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी वो इन्वेस्टिगेशन के साथ निकलेगा कि इनका क्या प्लान था। वो अभी बोलना कि व्हाट दे वर प्लानिंग इज वेरी डिफिकल्ट। बट ये मल्टीपल लोकेशंस पे स्ट्राइक करने का सोच रहे थे, विच हम्म, पॉइंट्स आउट टू अ फैक्ट कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। और जो हैं कुछ अरेस्ट और भी होंगे। आज सुबह फरीदाबाद में एक रेड हुई है, फिर से वहां पे एक और हॉल मिला है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये ऑनगोइंग है। ये थ्रेट अभी भी जो है, ये थ्रेट आप ये नहीं कह सकते कि 100% मिटिगेट हो गई है। दिस थ्रेट स्टिल एग्जिस्ट्स। जहाक, आप मुझे बताइए, क्या ये जो ये बोलते कहते, मेरे को अभिजीत अय्यर ने भी एक बार ही बोला था कि अब ये पाकिस्तान क्या करेगा, दिल कम वाया बांग्लादेश, दिल हम्म, एंटर इंडिया वाया बांग्लादेश एंड देन दिल बी अटैक, एंड अलग अलग सिटीज में अटैक्स होंगे। तो तब आई जस्ट टुक इट इन माई स्ट्राइड कि अभिजीत, पर द थिंग इज ही सो नॉलेजेबल। मतलब आई टुक इट इन माई स्ट्राइड, बट या इट वॉज इन माई माइंड। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मुझे लगा अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म। आपको लगता है ये बांग्लादेश, वाया बांग्लादेश हुआ है कुछ? हाँ हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी रिसेंटली जिसमें हाफिज सईद का स्टेटमेंट था कि वो बांग्लादेश को स्टेज बना रहे हैं और वहां से वो कैरी आउट करेंगे सारे जो टेरर अटैक्स इंडिया के अंदर। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो है ना, लोग कह रहे हैं कि देखो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये अपोजिशन को हमेशा से मुद्दा मिल ही जाता है। अब कुछ भी होता है तो वो सीधा शुरू कर देते हैं कि नहीं, इलेक्शन आ रहे हैं ना बिहार के, इसलिए हुआ है। हाँ, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, अगर इलेक्शन आ रहे हैं
और इस तरह का अटैक होता है तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा ना, अपोजिशन को उल्टा फायदा होगा इससे। तो लोग उल्टा कहते हैं कि भाई ये बीजेपी करवाती है। खैर जो भी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर यहाँ पे बात ये है कि मैट ट्रूडो का कल एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें मैट ने लिखा कि इंडिया से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, और उसने लिखा कि इतनी बड़ी न्यूज है कि 2.5 लाख लोगों की जानें जा सकती थी, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये 2.5 लाख लोगों की जान बचाई है। अब आप सोचिए, ये उसका ट्वीट है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, हाँ, शायद वो नजर आ रहा है कि नहीं। मैंने तो भी पोस्ट किया था ये, हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट उसका लिया, हाँ। उसका जो हैंडल है, एंगर टैब नाम है उसके हैंडल का। उसने बहुत बढ़िया ट्वीट किया था, "A terror attack that could have killed 250,000 people was just stopped in India. Why haven't you heard about it?" फिर उसने वो जो 4 किलो राइसिन का भी डिस्कशन किया और कहा कि ये जो 4 किलो राइसिन जो पॉइजन जमा किया था, ये पूरा रिचमंड जो इलाका है, सिटी है, वहाँ के लोगों हाँ, को खत्म करने के लिए काफ़ी है। तो बायोलॉजिकल अटैक्स प्लान किए गए हैं, टेरर अटैक्स प्लान किए गए हैं अलग-अलग जगहों पे, और ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं है। और जैसे अभी राजा साहब बता रहे थे कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान करीब आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इम्यूनिटी मिल जाती है ना, उनको लाइसेंस मिल जाता है ये सारी चीज़ें हाँ, करने का। उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, और पाकिस्तान की आज से नहीं, पहले से भी ये स्ट्रैटेजी रही है, जैसे उनके ऊपर से सैंक्शंस ज़रा-सा हटते हैं, ये शुरू हो जाता है। जैसे कि वो फटाफ लिस्ट में आते हैं, थोड़ा-सा वो इधर-उधर करके लीपापोती करके किसी को पकड़ेंगे, किसी को अंदर डलवा देंगे, फिर कहेंगे कि देखो भई हम खुद टेररिज्म से परेशान हैं। फिर उसके बाद जैसे वो खोल देते हैं और थोड़ा-सा हटे लिस्ट से, तो फिर से टेरर अटैक चालू हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये है, अभी कुछ देर पहले आपके पॉडकास्ट से पहले मेरी मदर यहीं पे बैठी थी, वो मुझे पूछ रही थी कि ये लोग क्यों करते हैं इस तरह से, इनको क्या हासिल क्या है ये सब करने से? तो मैंने उनको कहा ये हासिल इसलिए है, देखो अगर फैमिली में अगर आप तरक्की करते हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस वाले, आपके खानदान वाले आपसे जेलसी करते हैं और आपको हर कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की। तो आज जो इंडिया जिस स्थिति में ठहरा है, आप आस-पास में देखिए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हुँ, पाकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज़ डिस्टेबलाइज़्ड हैं। कहीं पे डीप या स्टेट ने डिस्टेबलाइज़ कर दिया है इनको, कहीं पे जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश के अंदर कुछ चल रहा है, श्रीलंका में कुछ। इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, वोट चोरी के नाम पे इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी 2023 में। फिर उसके बाद हर 2 दिन में एक नैरेटिव आ जाता है, हमारे जो अपोज़िशन के लीडर्स हैं, ये नैरेटिव चला देते हैं वोट चोरी का, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, ये वो। इतने सब कुछ अटेम्प्ट्स होने के बाद भी इंडिया इंटैक्ट ठहरा है, उसकी जीडीपी ग्रो हो रही है, उसका जो है जो ग्रोथ रेट है वो आगे ही बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है टू पुल इंडिया डाउन। और जैसे हम अक्सर बात करते हैं द वॉर ऑफ एट्रिशन, तो पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रैटेजी है द वॉर ऑफ एट्रिशन, इसको कहते हैं हर्बल इस्तिंज़ाफ। यानी कि ऐसी लड़ाई में इंडिया को खींच दो और घसीट दो कि इंडिया जो दूसरी तरफ फोकस कर रहा है, आईमेक प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, वो फोकस वहां से हट जाए। इंडिया जो है जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है वहां से हट जाए, जो एनर्जी के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है वहां से हट जाए। और एक बात यहाँ पे ये है कि इंडिया ने खासतौर पे हमारे जो गुज्जू पीएम है, गुज्जू पीएम ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी की कि रशिया से तेल खरीदा और गल्फ कंट्रीज के क्लाइंट्स को बेचना शुरू कर दिया, यूरोप को बेचा। तो इससे भी जो है काफी ये मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है ना काफी हर्ट हुआ है इससे। तो ये भी एक वजह है कि इंडिया अंडर टारगेट है फिलहाल। नहीं, और राजा, आपको ये कहीं लगता है कि ये जो नोटिस टू एयरमैन था, नोटिस टू एयर मिशन था, ये इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो उससे पहले इन्होंने ये जान के किया है? नहीं, उससे पहले जानकर तो नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी टाइमिंग जो है, देखो ये इस टाइप का जो अटैक है ये आप बहुत टाइम से प्लान करते हो। ये आप 1 मंथ में या 15 दिन में नहीं कर सकते। जिस हिसाब से जो रिकवरीज है, मतलब 2900 किलो की आईडी की मटेरियल्स हैं, इसको जमा करते करते इनको 6 महीने से 8 महीने से साल लग गया होगा। सो ये बड़ी स्लोली ये चीजें बड़ा हेड प्लान करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस का इस टाइमिंग से कोई लेना देना है। और वैसे भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में ये करते तो देन वी हैव एन इक्वल एडवांटेज टू मूव इन। सो मुझे नहीं लगता कि इसका मिलिट्री एक्सरसाइज से कोई लेना देना। और राजा, जैसे आपको नहीं लगता कि मोदी जी बहुत ज्यादा अपीजमेंट करते हैं? हम लोग कांग्रेस को बोलते हैं कि अपीजमेंट पॉलिसी करती है, अखिलेश यादव करते हैं, तो तेजस्वी करता है। मोदी जी भी कम नहीं करते हैं। अब आप देखिए, वैष्णो देवी के ट्रस्ट के उसमें वो जो हॉस्पिटल है, वहां पर ही आई थिंक 40-45 तो कश्मीरी डॉक्टर्स ही रखे हैं, कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर ही रखे हैं। क्या वो कभी मोदी जी ने कोई थोड़ी ना रखे हैं।
हाँ ट्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, मोदी जी के कहने पे थोड़ी ना किसी ने रखे हैं। एंड सी नहीं, यू हैव पर टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इन्फ्लुएंस यू हैव टू अंडरस्टैंड you have to understand one thing. He is the Prime Minister of India. For him, everybody is equal. So he's not appeasing somebody. देखो किसी की upliftment के लिए that is his job, that is his dharma, his karma. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि because he is carrying out his job in a good way, he is appeasing somebody. मुझे आप बताओ ना undue favor कहाँ पर दिया? कांग्रेस को क्यों बोलते हैं? पर फिर हम कांग्रेस को क्यों बोलते हैं कि कांग्रेस क्योंकि अपीजमेंट कांग्रेस करती की है? पॉलिटिक्स वैसी है ना, कांग्रेस को अगर आप देखोगे वाकई अपीज करते हैं। अब आप देखो जो उन्होंने स्कीम्स लाई थी बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है, उसमें देयर वाज अ सर्टेन फेवर टू मुस्लिम कम्युनिटी। कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि मुस्लिम्स को अपीज किया जाए, वो उनकी एक इलेक्शन आप कह सकते हो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी कहाँ अपीज करती है? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखोगे पीएम मोदी के अंडर ही इज जस्ट गिविंग इक्विटेबल डेवलपमेंट और कुछ नहीं। ऐसा तो आपने पायल नहीं जी, सुना ना कि मोदी जी ने उठा के मुसलमानों के लिए कुछ और कर दिया, हालांकि उनका फोकस जो है वो माइक्रो माइनॉरिटीज पे। आप देखो जब से माइनॉरिटी ये जो है मिनिस्ट्री जो है, उनकी फंडिंग आप देखो कैसे किस तरह इक्विटेबली अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पहले वो वन साइडेड होती थी, कांग्रेस उसको कम्प्लीटली वन साइडेड यूज करती थी, बीजेपी नहीं कर रही है। सो आई डोंट थिंक ये बहुत अनफेयर ये है क्रिटिसिज्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि ही ट्राइज टू अपीज मुस्लिम्स। आई डोंट थिंक ही इज ट्राइंग टू अपीज मुस्लिम्स, ही इज डूइंग हिज जॉब एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। पर पायल जी सडनली इसमें आपने देख, हाँ सॉरी, हाँ मैं बोलिए मैं जरा। इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे राजा साहब बता रहे थे कि कांग्रेस का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी वक्फ बिल का ही ले लीजिए आप, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो चल रहा था, उसमें कांग्रेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनका। और रिसेंटली जो रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है, उनका स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस, उनका हाँ। एकदम अपीजमेंट नहीं, अपीजमेंट का अल्ट्रा अपीजमेंट लेवल है उनका। बीजेपी का ऐसा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि बीजेपी का बेसिकली एसिमिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, कि अभी जो कश्मीरियों को भी वो एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एसिमिलेट नहीं होंगे इंडियन सिस्टम में, तो फिर उनके अंदर फिर वो सेपरेटिज्म वाला माइंडसेट वो कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली वो उतना ज्यादा अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उसको अपीजमेंट नहीं बोल सकते आप बेसिकली, मगर वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कांग्रेस का तो एकदम क्लियर कट है, चाहे वो वक्फ बिल ले लीजिए या कोई और स्कीम ले लीजिए, वो सीधे-सीधे जो है ना अल्ट्रा अपीजमेंट लेवल पे चले जाते हैं। नहीं, पर अपीजमेंट नहीं, कैसे है आप मुझे बताओ ना। आप देखो आर्टिकल 370 हटाया, अपीजमेंट थोड़ी ना। अगर अपीजमेंट होती तो फिर वो कश्मीरी मुस्लिम्स की अपीजमेंट होती तो वो कभी नहीं हटाते। हुँ, ट्रिपल तलाक अबॉलिश किया। अगर मुस्लिम्स को अपीज करना होता तो ट्रिपल तलाक क्यों आप अबॉलिश करते? आप यूसीसी की बात कर रहे हो, आप कई स्टेट्स में एनआरसी की बात कर रहे हो, आप एसआईआर कर रहे हो, तो ये अपीजमेंट थोड़ी ना है। तो ये कहाँ से अपीजमेंट हो? पर सही बात राजा, इतने लोगों को मारने के लिए अगर ये साउथ कश्मीर के लोग जो डॉक्टर्स हैं वो रेडी हो गए कि इतना, मतलब जो डिजास्टर होता, जो 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 इनकी प्लानिंग थी, दैट मीन्स 370 के बाद ये हम लोग जबरदस्ती का एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हो रही है ना कि कश्मीरीज आर वेरी हैप्पी, कश्मीरी मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी, देखो बट अंदर से वो खुश नहीं आपको है। आप देखो टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब हम हमारा सारा फोकस जो है वो कश्मीर पे है, क्योंकि हमने एक कल दिल्ली में ब्लास्ट होते हुए देखा, बट सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट वो गुजरात से था। वो जो रेसिन पकड़ा गया, हुँ, उसमें हजारों लोग मारे जा सकते थे, ठीक है। दैट वाज अ बिगर टेरर थ्रेट जो आईसिस सेल का चल रहा राइट से, था। अब वो तो हाँ। कश्मीरी नहीं है, वो तो गुजराती है ना, जिसको पकड़ा उन्होंने वहां पर। बट ये फोकस जो है ये इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली में कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, राइट। तो ये रेडिकल माइंड जहां पर भी होगा वहां पर टेरर थ्रेट होगी। सो और कश्मीर का एक हिस्ट्री रही है टेररिज्म की, तो वहां पर इजी है कन्वर्ट करना फॉर टेरर एक्टिविटीज। उसमें मैं उस चीज को ये नहीं करता हूँ, डिनाई नहीं करता हूँ। बट अगर आप बात करोगे कि कश्मीर में पहले क्या था और कश्मीर में आज क्या है, तो आर्टिकल 370 के बाद 100% चेंज आया है। बट 100% आप लोगों को वीन आउट नहीं कर पाओगे टेररिज्म से। वहां तब आपको मिलेंगे एलिमेंट्स, 1% मिले, 0.5% मिले, 2% मिले, जो आज भी चाहेंगे कि नहीं, जो जिनका आज भी माइंडसेट जो है रेडिकलाइज्ड है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लाम की, तो उसमें आप वो चाहे फिर वो कश्मीर से निकलेगा, चाहे वो केरला से आएगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट से आएगा, वो कहीं से भी आ हाँ, सकता आ है, कहीं सकते हैं। आ सकता नहीं, ज़हक, व्हाट इज द रिएक्शन इन हैदराबाद? लाइक आपके आसपास किसी से आप मिले होंगे, या मतलब व्हाट इज द रिएक्शन? आर दे, डू दे से कि बहुत बुरा हुआ, फिर वो लगा देते हैं परंतु या बट बीच में? लाइक जैसे आई नो लॉट ऑफ सेक्युलर हिंदूज ऑल्सो, वो जो एक बात करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कोई गलत है तो गलत है। अगर रेपिस्ट हिंदू है या मुसलमान है, वो रेपिस्ट है, वो गलत है। विक्टिम हिंदू है या मुसलमान है, विक्टिम विक्टिम है।
पर ये लोग जो हमारे यहाँ पे भी लोग हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बट वो जस्टिफिकेशन हो जाती है। दैट इरिटेट्स मी, दैट अर्क्स मी। तो आपने ऐसे ऐसी चीजें सुनी है क्या राजा? आपने सुनी या ज़ाहक आपने सुनी है? पहली हाँ, पहली बात ये है कि मैं कल इंसिडेंट के बाद में, वैसे मैं हैदराबाद में ज़्यादा घूमता-फिरता नहीं हूँ लोगों में। तो जो बिहेवियर पैटर्न मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, लोग जो है इतने जस्टिफिकेशंस, इतना कवर अप लेके आते हैं, इतना कवर फायर करते हैं, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। लिटरली इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये मानते ही नहीं कि भई हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसको हमको फिक्स करना चाहिए। ये चीज़ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों के अंदर ये है कि एक बंदा कह रहा था कि नहीं, नाइंसाफ़ी हुई है, तब जाके जो है ये सारी चीज़ें होती है। बताओ 1987 में लश्कर-ए-तैयबा फ़ॉर्म हुई, तो बीजेपी कहाँ पावर में थी? हाँ, बाबरी मस्जिद का भी अगर आप इंसिडेंट ले लेंगे, तो वो 91-92 में हुआ था। तो 87 में ही लश्कर-ए-तैयबा बन गई थी। और आप उससे पहले चले जाइए 1947 में जो पुश्तून मिलिशियाज़ को लेकर पाकिस्तान ने जो पूरा अटैक किया था कश्मीर के ऊपर ऑपरेशन गुलमार्ग के नाम से, जो राजा मुनीब साहब ने बहुत बेहतरीन आर्टिकल उसके ऊपर लिखा था, मैंने पूरा पढ़ा था वो, ऑपरेशन गुलमार्ग के नाम से। तो आप बताइए उस टाइम पर बीजेपी कहाँ पावर में थी? 1947 में, उस टाइम पे तो कांग्रेस ही थी। तो ये प्रॉब्लम आप कहेंगे कि नहीं, नाइंसाफ़ी हो रही है इसलिए हो रहा है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है लोगों में। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता था कि वो बैंक लूटने वाले आते तो लोग जो है उनको लुटेरे कहने के बदले उनसे सिंपैथाइज़ करते थे कि सोचो क्या गरीबी हुई होगी, क्या हुआ होगा उनके साथ तब जाके बैंक लूट रहे हैं। अब इस तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम तुम रेपिस्ट के साथ भी करो और बोलो कि भाई बेचारा जो है ना कितना अपने जज़्बात को दबा के रखा होगा तब जाके बेचारे ने रेप किया है। तो भाई टेररिस्टों के बारे में भी इस तरह से तुम क्यों सिंपैथी जताते हो? क्यों स्टॉकहोम सिंड्रोम तुम्हारे दिमागों में घुसा हुआ है कि तुम यही कहते हो कि नहीं हो सकता है ज़ुल्म हुआ है। अब बताओ ये जो डॉक्टर पकड़ा गया है अहमदाबाद, गुजरात में जो असल में वो हैदराबाद से हुआ है, अहमद मुहिउद्दीन। वो जो डॉक्टर पकड़ा गया है वहाँ पे, आप बताओ उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई? बताइए क्या नाइंसाफ़ी? क्या उसको कॉलेज से निकाला गया? क्या उसको पढ़ाई से रोका गया? क्या उसको ये कहा गया कि नहीं तुम एमबीबीएस का एंट्रेंस नहीं कर सकते? अरे भाई वो उसने पूरी पढ़ाई की, इंडिया के पासपोर्ट पर बाकायदा वो चाइना गया, वहाँ पे जाके उसने एजुकेशन परस्यू किया, वापस आया, फिर उसको फिर यहाँ जॉब भी मिल गया। तो आप किस हिसाब से कह रहे हो कि नाइंसाफ़ी हो रही है तब जाके उठ रहे हैं? आप बोलेंगे कि नहीं कहीं किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो लिहाज़ा हम ठहर रहे हैं। अरे जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उनको लग रहा है तो वो बात करेंगे सरकार के साथ। तो ये इतना बड़ा चैलेंज है। कोई कोई तो कह रहा था मुझे कि देखो टेररिज़्म जो है ना ये दूसरे मत धर्मों में भी है। मैंने कहा देखो भाई टेररिज़्म हर धर्म में होता है, नो प्रॉब्लम, हाँ। नो डाउट। मगर हम्म। आप ये बताइए कि जिस स्केल पर हमारे पास है, ये दूसरों के पास आपको इतना दिखेगा? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का किसी ने नाम लिया। मैंने कहा कि भाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो अफ़गानिस्तान जाके ट्रेनिंग लेकर वो जाके सूडान के अंदर जिहाद थोड़ी कर रही थी। तो तो ठीक है, आप उसका नाम ले रहे हैं अलग बात है। मगर आप ये बताइए कि इस तरह से जो मोबिलाइज़ेशन होता है फाइटर्स का, वो रहता कहीं और का है, जाता कहीं और है ट्रेनिंग लेने के लिए, लड़ता कहीं और हाँ। जाकर है। हाँ, इतने ज़्यादा AK-47s जो मोबिलाइज़ होते हैं, इतने ज़्यादा फाइटर्स जो मोबिलाइज़ होते हैं, ये दूसरे धर्मों में आपको कहाँ मिलेगा? कभी आपने सुना है कि जॉन पॉल नाम का आदमी था, वो जो है निकला अमेरिका से और फिर वो नाइजीरिया जाके क्रिश्चियंस के लिए जिहाद कर रहा है। कभी सुना आपने? नहीं सुना। आप यही सुनेंगे। अभी कभी आपने सुना कि राहुल मल्होत्रा और राज मल्होत्रा 2 लड़के पकड़े गए हैं कश्मीर में जिहाद करते हुए। कश्मीर हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे ये लोग, कभी आपने सुना है? नहीं ये हो भाई ये आप ये समझते ही नहीं। आप कहते नहीं दूसरों के पास भी इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ ले लेकर आप जो है चीज़ों को ब्रश अप कर देते हैं और कवर अप कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और जब तक ये नहीं हम ओन अप करेंगे, ये रिज़ॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा राजा, आप मुझे एक बात, आपने राहुल पंडिता की ट्वीट पढ़ी थी? उसपे बहुत बवाल हुआ। उसने जैसे ही ये अटैक हुआ और ये सब पता चला कि कश्मीर से डॉक्टर्स हैं और ये सब हैं, पुलवामा से हैं, तो उन्होंने ये लिख दिया कि अरे अब तो कश्मीरी मुस्लिम्स को कितना ऑल ओवर इंडिया में सहना पड़ेगा, शॉल वाले से शॉल नहीं लेंगे तो ड्राई फ्रूट नहीं लेंगे तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। यू बिलीव, मतलब व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? यू थिंक दीज गाइज आर पेड टू राइट ऑल दिस? क्योंकि मुझे नहीं, नहीं ही इज़ लगता ये। लॉस्ट। होता क्या है ना, जब आपकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है ना, जब आपकी रेलेवेंस एक लाइन के बाद खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आप ऐसी हरकतें करते हो सोशल मीडिया पे अटेंशन लेने के लिए कि मैं कोई हूँ।
सो वही हुआ राहुल पंडिता के साथ, और कुछ नहीं हुआ. आई मीन दिस इज रियली स्टूपिड ऑफ हिम टू कम एंड एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू रेक दिस इशू अप. अगर किसी के दिमाग में नहीं भी होगा, वो सोचेगा कि अरे हाँ, ये बात तो सही है. सो ही इज फूलिश. बेसिकली ही इज अ फूल. ही इज अ पर नोबडी उसका हु तो इज अ फूल, और अब सेल्फ उसके लिए कर रहा है वो. नहीं, मतलब और पुलवामा दैट के बाद, पुलवामा अटैक के बाद इस तरफ जब भी दिल्ली या कहीं पे कोई कश्मीरी मुस्लिम्स आए हैं, अभी भी आप कहीं भी चले जाओ, लाजपत नगर चले जाओ, कोई भी दुकान कपड़ों की देख लो और ज्वेलरी की दुकान देख लो लाजपत नगर में, सारे कश्मीरी मुसलमान ही भरे पड़े हैं उसमें, कोई कुछ नहीं कह रहा है उनको। कोई कुछ कहेगा भी नहीं. ये राहुल पंडिता जो है, ये मैंने वही कहा ना, इसको ओवर द एयर्स ये बन गया है, इसको कहते हैं गुगू बन गया है, ये कुकू हो गया है. इसको कोई पूछता नहीं है. अच्छा, वर्थ जर्नलिज्म वर्थ ये करेगा नहीं, क्योंकि ये घर में काउच पे बैठ के इसको आदत हो गई है घर में बैठने की. हायर इसको कोई करता नहीं है, कोई न्यूज एजेंसी. तो इसको अपनी रेलिवेंस चाहिए, अपनी रेलिवेंस के लिए ये कुछ भी करेगा. तो सोशल मीडिया पे इसको लाइक्स और डिसलाइक्स चाहिए, ये कमेंट्स चाहिए, उसके लिए ही विल मेक एनी स्टूपिड कमेंट. He's just being plain stupid and nothing else. I mean, irresponsible to the core. He's a very irresponsible man. मतलब a journalist जिसने कश्मीर कवर किया है, जिसने किताबें 2 लिखी है, कम से कम you expect some sense from them. थोड़ा सा इंसान के पास ग्रे मैटर होता है. पता नहीं किताब इसने कहाँ से कैसे लिख दी इतनी अच्छी. बट हॉरिबल, लिटरली हॉरिबल. मतलब सेंसलेस आदमी है, कंप्लीटली सेंसलेस आदमी जहाक, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, पहले जहाक आप जवाब दे दीजिए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, ये हिंदू मुस्लिम का ये कहाँ जाएंगे? मतलब आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, हम इस बात से नहीं वो कर सकते कि इसका बर्डन और इसकी जो नेगेटिविटी है वो आप जैसे मुसलमानों को सहनी पड़ती है, फेस हाँ, करनी पड़ती है। नहीं वो कहाँ तो है। जाएगी? ऑब्वियसली वो तो बेयर करना पड़ता है और इसके लिए तो हमको तैयार भी रहना पड़ेगा और इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लोग इस तरह की हरकत करते हैं और हमारी आइडेंटिटी पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर स्क्रूटनाइज़ हमको भी किया जाएगा, शक हम पे भी होगा और ये भी समझा जाएगा कि पढ़े-लिखे जब डॉक्टर्स इस तरह से अच्छा पढ़े-लिखे मर्द तो छोड़िए लड़कियों के पास AK-47 निकल रही हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी शक आएगा, लोग सोचेंगे हमारे बारे में भी। जैसे कल मैं एक स्पेस अटेंड कर रहा था तो एक लड़की ओपनली और खुल्लम-खुल्ला कह रही थी कि मुसलमान अपने बच्चों को हेट सिखाते हैं, उनको ये नहीं सिखाते एसिमिलेट होना। अब मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, मैं क्या जवाब दूँ? मैं क्या बोलूँ इस मैटर पर? अब क्या बोला जा सकता है? कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं, अब इसको कड़वा घूँट है, पीना तो पड़ेगा आपको। तो ये तो है बट कहाँ जाएगा ये तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ नेवर एंडिंग बैटल ये कभी ख़त्म होने वाला बैटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया, चलो भाई टेररिज़्म को आपने विन कर लिया, ऐसा नहीं। ये अलग बात है कि अहमद शरा जैसा अगर कोई है जिसको आपने पोज़ीशन दे दिया है, तो फिर वो आपका दोस्त बन गया, एक अलग बात है। मगर ये चीज़ें इतनी इमीडिएटली ख़ास तौर पर जब इनको सिखाया और बताया जाता है कि आपको ग़ज़वा-ए हिंद करना है। कोई तो इंडिया का मुंबई का बॉडी बिल्डर है, उसने वीडियो लगाई थी जिसमें उसने मसूद अज़हर का ऑडियो क्लिप उसके ऊपर प्ले किया था कि जो इंडिया में जिहाद करेगा, ग़ज़वा हिंद करेगा, उसके गुनाह माफ़ हैं। तो जब आप लोगों को जन्नत का टिकट बाँट रहे हो फ्री में कि आप जो करना है करो ज़िंदगी में, आप बस ग़ज़वा हिंद करो और फिर ये जिहाद में पार्टिसिपेट करो, आपको जो है जन्नत मिल जाएगी, आपका रास्ता क्लियर है। तो ये नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। राजा, आपको आपको क्या लगता है कि कश्मीर में वैसे टूरिज्म कम हुआ है, अब आपको लगता है ये सब सुनने के बाद और इफेक्ट होगा टूरिज्म पे? है. 100% इफेक्ट पड़ेगा इससे. एवरी एक्ट ऑफ टेरर कश्मीर में उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. तो इसका भी इफेक्ट जो है वो वहां पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा. और वैसे भी अभी ऑफ सीजन है, अब विंटर शुरू हो रहा है, तो गुलमर्ग वगैरह की जो बुकिंग्स थी वैसे भी कम थी, बट अभी मैंने सुना था अक्टूबर में पिक किया. 100% इसका इफेक्ट जो है वो कश्मीर में पड़ेगा. और कश्मीर में डॉक्टर्स को, पढ़े लिखे, स्पेशली पढ़े लिखे कश्मीरीज को अब मतलब शक की नजरों से देखा जाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, एंड यू विल बी फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, पीपल लाइक यू एंड जहाक सफर। ये कैसे हम एट इसको द सॉल्व एंड ऑफ कैसे द डे, करें? कहते हैं ना कि वन बैड फिश स्पॉइल्स द पॉन्ड. तो अब एक अगर खराब है तो सारे खराब नहीं है. बट यस, वी फेस डिस्क्रिमिनेशन. इट्स ओके. You understand that also. It's not that you don't understand that. But by and large, honestly, मुझे नहीं लगता कि
एक हॉस्टाइल ऐसा हो जाता है कि वे जहाँ आपके साथ सब लोग आपको वैसा करते हैं, यू विल हैव आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता किसी कश्मीरी ने आज लाजपत नगर में दुकान बंद रखी होगी, सबने खोली होगी और सब उसके पास कस्टमर जाएंगे, वो अपना काम करेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, बट जो लार्जर क्वेश्चन है कि ये कब खत्म होगा, ये जो आप हिंदू मुस्लिम का सवाल बोल रहे हैं, ये खत्म होगा ऑपरेशन 2.0 के साथ जो आ रहा है। आप जितना पाकिस्तान को ठोकोगे उतना जो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था आपसे राजा, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट जियो पॉलिटिक्स। बस लास्ट, आपको रियली लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर होएगा दोबारा 2? Yeah, the Prime Minister has just said that we'll answer, हम इसका जवाब देंगे, so होगा। आई होप इस बारी वॉर ऑफ नैरेटिव्स में वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, उसके लिए देखो, वी आर नॉट वेरी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हमारा वीकेस्ट लिंक है, वो हमारा वीकेस्ट लिंक रहेगा। उसके लिए कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है, कैपेबिलिटी हमारे पास है नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक्स ज़हैक, थैंक्स राजा, एंड सॉरी फॉर ruining your morning. Bye bye. No, Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thanks. Bye.